बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का शायद वो वाहिद शो होगा कि जो दिन की सेलिब्रेशन के हवाले से, हर दिन की अचीवमेंट के हवाले से आपको आगाह करता है। आज है जनाब 1 अक्टूबर और आज के दिन जो है पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन सईद अहमद साहब जो रिकॉर्ड साज प्लेयर हैं, आज अगर वो इस दुनिया में मौजूद होते तो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते। अब से चंद माह पहले सईद अहमद साहब खालिक हकीकी से जब मिले, हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करते हैं और आज के दिन के हवाले से सईद अहमद साहब को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। इसके साथ साथ आज रिजवान अहमद की भी सालगिरह है जो पाकिस्तान के लिए एक वनडे मैच खेले। उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जी स्पोर्ट्स जो है न सिर्फ वो मशहूर नामवर खिलाड़ियों को याद रखता है बल्कि उन तमाम खिलाड़ियों को भी जो है वो प्रेस करता है, उनको एडमायर करता है कि जिन्होंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या कम ही खेले लेकिन पाकिस्तान का सब जलाली परचम और कैप उन्होंने ज़रूर पहनी और पाकिस्तान का परचम उन्होंने ज़रूर बुलंद किया। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, इस खित्ते से अमूमन क्रिकेटर आते नहीं हैं। शर्जील खान, फैसल अतर जैसे प्लेयर इंटरनेशनल खेले, अजीम मोहम्मद ने पाकिस्तान अंडर-19 को लीड किया, अभी साद खान, दानियाल राजपूत जैसे प्लेयर, सुलेमान खान जैसे प्लेयर लाइन में, लेकिन फैसल अतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हैदराबाद क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान के लिए एक वनडे खेले और उस मैच में उनका वनडे डेब्यू हुआ जिसमें खुर्रम मंजूर और अब्दुल रऊफ जैसे प्लेयर, वहाब रियाज जैसे प्लेयर का अगेंस्ट जिम्बाब्वे शेखुपुरा में डेब्यू हुआ था। तो ये चंद वो लोग थे जिनको आज के दिन के हवाले से याद करना ज़रूरी था। सईद अहमद का जिक्र मैंने क्यों किया ये मैं प्रोग्राम में आगे चल के भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कल मुल्तान पहुंचेगी। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। विराट और बाबर का मवाज़ना बेमायनी है। विराट हर मैच में रन्स करते हैं जबकि बाबर हर मैच में रन नहीं करते। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास। प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा। 50 ओवर पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 9 डिपार्टमेंटल टीमें शरीक होंगी। 19 मैचेस 5 शहरों में खेले जाएंगे। एडवोकेट फैसल वहीद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत हेड कोच साबिका कप्तान बाबर आजम पर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम डेली अलाउंस से महरूम। पाकिस्तान के साबिक पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास मलेशियन हॉकी से वाबस्ता हो गए। ओलंपियन सदफ सिद्दीकी का एजाज IOC कोर्स के लिए मुंतखब। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब का स्टेटमेंट देखा और सईद अहमद उनसे पहले नंबर 3 पे खेला करते थे और नंबर 3 बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब एशियन ब्रेडमैन सेंचुरी की स्कोर करने वाले पाकिस्तान के आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर ने बाबर आजम के वाले से स्टेटमेंट दिया कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। इस इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान के मिस्टर वॉल एक ऐसी शख्सियत है जो जब बैटिंग करते थे तो उनको आउट करना जुए शील्ड लाने के मुतरादिफ होता था। हमारे बहुत ही अपने और बहुत ही उनकी सपोर्ट हमें हासिल रहती है। आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से बजरिए टेलीफोन लाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको शोबे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम अली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले ज़हीर भाई के स्टेटमेंट पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबर आजम अगर टेस्ट में रन नहीं कर रहे उनको ड्रॉप कर देना चाहिए और अगर उनकी फॉर्म नहीं है तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट मुतहम्मिल हो सकती है बाबर आजम को ड्रॉप करने के? एक्चुअली ज़हीर भाई की जो बात है उनकी बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी जो बातें कह रहे हैं तो उसकी एक वजह होती है, कोई ना कोई वजह होगी। अगर उनसे ज़्यादा डिटेल पूछी जाती तो उसकी वजह भी बताई जाती, लेकिन उन्हें एक सिंपल बात की कि अगर कोई बैट्समैन रन नहीं बना तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन अभी तक हम बाबर का क्या है कि अभी तक जो बाबर ने परफॉर्मेंस की हुई है टेस्ट में तो उसकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि बाबर वापस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए उसको खिलाए जा रहे हैं, चांसेस दिए जा रहे हैं। हम जो है अभी इस वक्त जो है इस वीक क्योंकि एक हाइप है या एक हाइप नहीं कह सकते है कि उसकी जो रेपुटेशन है कि वो टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान का, आज वो बहुत फॉर्म है, कल बैक इन फॉर्म आ सकता है। अब ये हमें देखना है कि उसकी जो पैथ है या वो किस तरह बैक इन फॉर्म आएगा, क्या काम किया जा रहा है उसके ऊपर जिसकी वजह से अपनी फॉर्म वापस ले आ सके वो ना। तो लेकिन अगर ड्रॉप तक करने के बाद हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद है जिसमें हमारे लिए कॉन्फिडेंस हो कि वो बाबर की जगह ले सकता है इस वक्त, मैं कोई शक नहीं कि अगर हम किसी नए प्लेयर को चांस देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी ये ऐसा खास जरूरी है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया जाए।
ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, आप 90 के एराज में खेले हैं क्रिकेट, और 90 का एरा वो एरा है कि जहां पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश भी हुई, डेवलप भी हुई, और पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर था। इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड क्वालिटी बॉलर, इक्वली गुड स्पिनर, विकेट कीपर 90 के एराज में हमें मिले, और पाकिस्तान ने डोमिनेट किया उस एरा में दुनिया क्रिकेट में अपनी डोमेस्टिक की वजह से। आप वाकई समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मोस्ट एवर बेस्ट प्रोड्यूस बैट्समैन है, या आप समझते हैं सिर्फ ये सोशल मीडिया हाइप है या कुछ फॉर्मल प्लेयर्स की अपनी सोच है? नहीं सर, ये बात जो मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर इज द बेस्ट एवर बैट्समैन बाय प्रोड्यूस पाकिस्तान, वो एक हाइप है मेरे हिसाब से। द बेस्ट एवर प्रोड्यूस में बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें जावेद मियादाद से लेके निजाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, सईद अनवर, मालिक खान, जहीर अब्बास, ये सारे नाम हैं, जो आसिफ इकबाल, ये सब जो नाम है जो अपने एरा में, अपने टाइम पे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान के लिए जो है ना, जो कई मौकों पे अहम किरदार अदा किया उनकी जीत के लिए। डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया पे जो है एक ट्रेंड चलाया जाता है कि बेस्ट है। ऑफ कोर्स में कोई डाउट नहीं, बाबर इज द बेस्ट बैट्समैन एट द मोमेंट फॉर पाकिस्तान, बट इट्स नॉट एवर बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। सर फिर क्या वजह आप समझते हैं कि चले मैं ये सवाल राशिद लतीफ़ साहब ने भी, मैंने उनसे भी सवाल किया था, उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट एवर प्रोड्यूस बैट्समैन है। उस वक्त उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि क्या आप बाबर आजम को मियादाद, यूनुस, इंजमाम, यूसुफ या और बहुत सारे ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर से ऊपर रखते हैं? सोशल मीडिया पर अगर लोग कहते हैं तो समझ में आता है, ये एंड्रॉइड जर्नलिस्ट जिनको मैं कहता हूँ कि 15,000 का अच्छा सा मोबाइल खरीदा, एक 2,500 का माइक खरीदा और जर्नलिस्ट बन के सामने आ गए, अगर वो लोग ये बात करते हैं तो समझ में आता है। अगर फॉर्मर प्लेयर ये बात करते हैं तो वो क्यों फिर ये बात करते हैं? जैसे राशिद लतीफ़ साहब एक बड़ा नाम है, मैं और आप दोनों की बड़ी इज्जत कदर करते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल प्लेयर ये बात करते हैं तो उसके पीछे क्या लगता है आपको कि बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है? देखिए, राशिद की वो अपनी ओपिनियन है और हर एक को अपनी अपनी ओपिनियन देने का पूरा हक है। वो उसकी अपनी सोच है, जैसे मैंने कहा ये मेरी अपनी सोच है, जो मैं जैसा सोचता हूँ जैसा सोचते हैं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। ये मेरी ओपिनियन है कि मैं उसको डिनाई करता हूँ इस बात है कि बाबर पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैट्समैन है एवर। और उससे पहले सबसे बड़ा नाम तो मैं भूल गया मेंशन करना, हनीफ मोहम्मद साहब को ज्यादा प्रसिद्ध करें। मतलब ये बैट्समैन के मुकाबले में आप बाबर आजम कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम इज बेस्ट एवर बैट्समैन पाकिस्तान? ये मेरी ओपिनियन है, बाकी जिसको चाहे जैसा चाहे जैसा बोला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई मैं भी बतौर एंकर मुझे अपना ओपिनियन देना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी ओपिनियन से जो है वो एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में शायद इससे बड़े नाम, इससे बड़े परफॉर्मर सामने आए हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को किसी न किसी हद तक नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि सोशल मीडिया से पीसीबी भी शायद इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। देखिए, मेरी बात सुने कि सोशल मीडिया तो सबसे पहले मैंने भी पहले भी जिक्र किया है कि जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी जो ये पोस्टें लगती रहती हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसका वो तो सबसे बड़ी एक तरह की रिडिकुलस चीज़ है जो आप एक पोस्ट करते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसी तरह अगर सारे प्लेयर जो भी पाकिस्तान के लिए खिदमत के जहाँ काम कर रहे हैं कि वो अपनी पोस्टें लगाना शुरू कर दें कि जब भाई मैं ये कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो गलत बात है, जिसकी आपको ये सोशल मीडिया हाइप है अपने आप को मार्केट में इन रखने के लिए, ठीक है ना, तो ये चीजें चल सकती हैं। ओके, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है और क्रिकेट बिजनेस हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी स्ट्रेटजी की वजह से बिजनेस ये सारे मार्केटिंग की जाती है और इसी का हाथ भी बनती है, लोग समझते हैं शायद ये सही है। आपको पता है सोशल मीडिया की 90% बात है तो उसकी कोई ताल्लुक नहीं रखती चीज से, उसका रेलेवेंसी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए और भी किया क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मीडिया जो है उसकी वजह से क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है। अब मुझे नहीं पता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन जर्नलिस्ट बैठे थे, अगर मेरे जैसा कोई खपती या मेरे जैसा कोई नालायक जर्नलिस्ट होता तो ज़रूर पूछता कि अगर मीडिया प्लेयर को बना रहा है तो फिर क्या मीडिया ही टीम सेलेक्ट कर रहा है जो फिर ऐसे प्लेयर टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं? आपको लगता है कि मीडिया जो है वो टीम बना रहा है या पीसीबी खुद इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार है? देखिए, मीडिया का एक अहम रोल तो होता है टीम बनाने में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो आपने कहा, शायद मैंने तो सुना भी नहीं क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने कहा कि मीडिया जिम्मेदार है टीम खराब करने में। तो लेकिन ये मीडिया का अहम किरदार रहता है, ऑफकोर्स प्रेशर बिल्ड होता है मीडिया का टीम सिलेक्शन पे, उसका जो भी होती है, क्योंकि वो हर कोई अब मीडिया से जान छुड़ाना चाह रहा होता है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मीडिया गलत, अगर सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसकी हर बात को सुना जाए, उस बात पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उसका ये कहना, उसका एक वजह ये होगी कि वो प्रेशर डालते हैं मीडिया, तो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर जो भी प्लेयर सिलेक्ट होते हैं एटलीस्ट वो प्लेयर होते हैं, लेकिन कम से कम प्लेयर का काम तो परफॉर्मेंस करना ना फील्ड के अंदर।
जो खेल रहे हैं कम से कम वो तो करें, छोड़े मीडिया प्रेशर जो भी आ रहा हो, जिसके भी आ रहा हो। तो लेकिन जो इटसेल्फ अगर इफ्तिखार खुद खेल रहा है टीम के अंदर, तो उसका काम होना चाहिए कि परफॉर्मेंस करे पाकिस्तान के लिए। तो उसका क्या ताल्लुक है कि मीडिया प्रेशर आके किसी को सिलेक्ट कराए नहीं कराए? अपने आप अपनी जॉब तो पूरी करें ना आप। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मैं फिर कहूँगा, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता मैं ज़रूर सवाल करता कि मीडिया कह रहा है कि आप शादाब खान को बॉलिंग के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर बना दें, मीडिया ये कह रहा है कि आप जो है वो हारूस रऊफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिला दें, मीडिया ये कहता है कि आप शान मसूद को एक लंबा रन दे दें मुसलसल सीरीज़ हारने के बाद, मीडिया ये कहता है कि आप जो मोहम्मद हारिस है उसको किस परफॉर्मेंस में आपने भी इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पेंटोलर टूर्नामेंट जो आप उसमें कप्तान बना दें, उसके नीचे पाकिस्तान के एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये सब क्या मीडिया कर रहा है? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो वो पीसीबी जो है अपनी गलतियों को कभी प्लेयर के पीछे छुपाने की कोशिश करता है, कभी मीडिया के पीछे छुपाने की कोशिश करता है? नहीं, ये जो आपने बात की इसका मीडिया से क्या था? मीडिया के एक खास दो प्लेयर होते हैं जिनका मतलब जो समझता है कि वो उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तो उसकी वजह से। लेकिन ये सब चीजें थोड़ी मीडिया करता है कि कप्तान कौन होना चाहिए, कप्तान नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोकल टीम की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स जो पाकिस्तान की नेशनल टीम उसके लिए डेफिनेटली मीडिया की बात होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब समझता हूँ कि वो चीजें होती हैं उसके साथ, लेकिन ये सब चीजें जो है मीडिया का ताल्लुक जो है वो एक लिमिटेड है। मतलब होता प्रेशर कितना लिमिटेड, इतना ज्यादा नहीं कि हर चीज वही मीडिया ही कर रहा हो। लेकिन क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तो ऑफकोर्स एकदम हम पहले से बात कर रहे हैं, इससे मतलब जो रिडिकुलस क्रिकेट बोर्ड जो मैंने आज तक नहीं देखा कि ये चीज हो सकी है। और राशिद ने मुझसे पहले बात कर चुके हैं, उसके प्रोग्राम देखा था, ये वॉज कम्प्लीटली मतलब ऑन पॉइंट था कि जैसे बात करी थी। मतलब कोई समझ ही नहीं आती कि ये कौन सी क्रिकेट किस तरह की क्लांच है और कौन डिसीजन ले रहा है, एक्चुअली कौन डिसीजन मेकर है और किसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि कंधे तलाश किए जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है शिकस्त के असबाब तलाश किए जाते हैं। अभी मोहम्मद यूसुफ ने, इंग्लैंड की टीम आ रही है यहाँ, और मोहम्मद यूसुफ ने इंग्लैंड की टीम आने से पहले एज ए हेड कोच जो है वो रिज़ाइन कर दिया। ये अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा इससे? ऐसा लगता है कि इससे तो टीम में सिलेक्शन के हवाले से जो है वो इख्तिलाफ है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर थे, सॉरी टू से वो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया है, लेकिन अंडर 19 के साथ वो मुंसलिक हैं, एनसी में के साथ वो मुंसलिक रहेंगे। देखिए, पहली बात तो मुझे यही पता कि पाकिस्तान में सिलेक्टर्स हैं कौन कौन, ठीक है। अगर वो मुझे अभी पता लगे बहुत मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर भी थे पाकिस्तान के, क्योंकि वो ऐसा होता है कि अब इतनी ज़्यादा चेंजिंग होती है कि आदमी ट्रैक नहीं कर पाता कि ना कि कौन सिलेक्टर है कौन कोच है। तो इस मौके पे अगर मैं समझता हूँ अगर कुछ डिजाइन करना ही था तो जब पाकिस्तान की टीम की जो बदतरीन परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड के बाद, उसके बाद कर देना चाहिए था। लेकिन अगर अभी किया है तो अब वो किस चीज पे किया उन्होंने क्या आपको बताया है या पब्लिक बताया कि उन्होंने क्यों छोड़ा? वो तो एक हल्का सा स्टेटमेंट देखा कि बड़ी जो एक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है जब भी कोई चीज छोड़ी जाती है, लेकिन उसके वजूहात नहीं बताई गई कि उसने क्यों रिजाइन किया। ऐसे कोई वजह तो नहीं होती ना कि आप बहुत ज्यादा किसी और काम में बिजी, किसी और काम में आप नहीं कर पा रहे, या कोई चीज ऐसी होगी जिसके साथ छोड़ते हैं, आपका जो काम है वो बहुत लेंथी है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे। सिलेक्टर में क्या है, जब टीम बनी होती है एक दफा वो बैठते हैं, बाकी उसके बाद क्या काम ना, वो मैं तो नहीं देखा कि सिलेक्टर जो है वो ग्राउंड पे जाके पूरे मैच देख रहे हो डोमेस्टिक, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। जब तक बहुत ही कम ऐसे सिलेक्टर गुजरे हैं पास में या प्रेजेंट में होंगे जो जाके ग्राउंड में मैच बेसिकली देखते हो। अच्छा, तो है नहीं, तो मैं नहीं सोचता कि क्या है। ठीक है, ये हमारे कल्चर में ज़ाती मसरूफियात किसी भी बड़े इवेंट से पहले क्यों सामने आ जाती हैं? अभी आप देख लें, ताज़ा तरीन मिसालें हैं, वक़ार यूनुस की मिसाल देख लें, मिसबाह उल हक की मिसाल देख लें, अभी ये मोहम्मद यूसुफ ने भी इस तरह कर दिया कि कोई इवेंट करीब आता है तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हफ्ता भर पहले ज़ाती मसरूफियात याद आ जाती हैं, उससे पहले जो है वो शाही दावत का सभी लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। नहीं, बात वही है कि आपने वो तो एक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है कि जाती मसरूफियात, वो डेफिनेटली अंदर पीछे बैंक में काफी जो है वो खींचातानी चल रही होती है, जिसकी वजह से वो जो बंदे हैं या प्लेयर हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं वो तंग आके रिजाइन करते हैं, या उनके ऐसे वर्क एनवायरनमेंट बना दिया है कि वो छोड़ना पड़ता है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको पहले बता दिया जाता है कि भाई आप रिजाइन कर दें वरना हम आपको निकाल देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई भी इसमें चीज हो सकती है। जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो ऐसा लगता है कि शायद उनको कहा गया हो कि आप जो है ना आपको हम नहीं रखेंगे सिलेक्शन पे और आप रिजाइन कर दें। जो मैं क्योंकि एक इज्जत के तौर पे मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो एक इज्जत के तौर पे उसको उन्होंने ऐसा हो सकता है। मैं ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा जरूरी नहीं कैसा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें तंग हो जाना भी हो सकता है कि उन्हें काम करने ना दे रहे, बहुत चीजें होती है जिसमें छोड़ जाना पड़े। ठीक है, कुछ उम्मीद है इंग्लैंड से सीरीज में पाकिस्तान की जो तैयारी है, जिस सिलसिले का आगाज हमने चैंपियंस कप खेल कर किया, कुछ उम्मीद है आपको?
मुझे तो कोई खासी खास उम्मीद नहीं, क्योंकि हमारे देखें बात, आप मैच जीतते हैं बॉलिंग से, है ना, बैटिंग से मैच नहीं, बैटिंग डिफेंस लाइन है, बॉलिंग जो है ना वो अटैकिंग लाइन है। जब तक आपका अटैक नहीं होगा, जितनी बड़े डिफेंस कर लें आप गिर जाओगे, ठीक है ना। तो जो आपके पास बॉलिंग है, उसके बाद आपके 20 विकेट लेने वाले बॉलर ही नहीं है, कहाँ से हम करेंगे, तो आप कर सकते हैं। वो तो या तो बहुत ही हमारी लग अच्छी हो, इंग्लैंड वाले बहुत ही खराब खेल जाए तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक दफा चलो खराब खेलें, दूसरी रिंग में थोड़ी खराब खेल लेंगे, उनकी एक डिफरेंट अप्रोच होती है। बिल्कुल हमारे पास बॉलर्स नहीं है, बैटिंग में शायद बना भी रहे, लेकिन बॉलर्स मुझे नजर नहीं आते आपके करें। अब ये समझ लेना ये पेस बॉलर बनाएंगे कि स्पिनर विकेट बनाएंगे, क्योंकि दोनों में कोई चीज नहीं है हमारे पास। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, थोड़ा इंडियन क्रिकेट में बात करते हैं। बांग्लादेश को 2 दिन बारिश से ज़ाया भी हुए, ख़राब मौसम से भी ज़ाया हुए, फिर भी जो है वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गई, वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, वाइट वॉश करके गई बांग्लादेश। इंडिया ने वहाँ पे बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। तो इंडिया क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम में आपस में कोई मैच तो नहीं है ना इस चीज के लिए। तो वो अगर 2.5 दिन भी मैच होते तो वो उसमें भी आप जीत सकते थे। इसमें उनकी इंडियन क्रिकेट टीम क्वालिटी जो है, जो उनका सेटअप है, जो उनका सिस्टम है, वो इतना आगे जा चुका है कि जो है उनका जो एक है प्लेयर्स डेवलप करने के लिए, प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने का वो सिस्टम बन चुका है। वहाँ से प्लेयर्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं और उनको फीडबैक मिल रहा है प्लेयरों की तरफ से, और वो इतना अच्छा हो गया कि वो कॉन्फिडेंस इतना उनके पास हर तरीके से, तो वो किसी टीम को भी किसी वक्त भी हरा देते हैं, और बहुत उनकी क्वालिटी है, वो बिल्कुल हाथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ यूएसए से मौजूद थे। हम इंतहाई मशहूर हैं आसिफ भाई के अपने शो के लिए वक्त निकाला, अपने कीमती ख्यालात का, अपनी राय का उन्होंने इजहार किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि GTV जी स्पोर्ट्स एक फैमिली की तरह है, तो आज एक अफसोसनाक खबर GTV के स्टूडियोज़ में भी सुनी गई कि हमारे कैमरामैन, जो मेरे शो के भी कैमरामैन होते हैं, अदील, आज उनकी वालदा खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी वालदा के लिए हम दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं और अदील के अहले खाना से हम ताज़ियत का इजहार भी करते हैं, क्योंकि GTV एक चैनल नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक इदारा नहीं है, एक फैमिली है, और हम सब के दुख सुख खुशी गमी इसके साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे कैसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनका पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम है, और इनकी जो अकेडमी है जाका, जो विमेंस क्रिकेट के हवाले से काम कर रही है, कई विमेंस प्लेयर इस अकेडमी ने प्रोड्यूस किए। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से बड़ी इनकी गहरी निगाह मेरे साथ मौजूद हैं। अपने वक्त के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बैट्समैन, अभी वेटरन्स टीम के साथ भी वर्ल्ड कप खेल कर आए, सगीर अब्बास साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में लेने के लिए। वालेकुम सलाम। सगीर भाई, सबसे पहले तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह आपने सुना होगा, तो पहले जरा बड़े भाई की बात छोटे भाई से कर लेते हैं कि जो ज़हीर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं कि बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं हो रही है तो उनको ड्रॉप कर सकते हैं या उनको किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो ड्रॉप करने में कोई हर्ज नहीं होता। देखिए, आप ड्रॉप करते हैं प्लेयर की फायदे के लिए ही करते हैं। जब वो फॉर्म में नहीं होता तो उस पर प्रेशर आता रहता है। और आपकी टीम में प्लेयर ही कितने हैं? जब इतने कम प्लेयर हो आपकी टीम में और ऊपर से आपका मेन प्लेयर जब स्कोर ना कर रहा हो, तो यकीनन देखिए ना, क्या नाम, बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने स्कोर नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में भी, सबके ख्याल में भी, उनको थोड़ा हल्का समझा जाता है ओपोनेंट। जैसे जिम्बाब्वे हो गई, 2-4 टीमें ऐसी हो गई जिनको हम हल्का समझते हैं। जब ऐसी टीमों के खिलाफ भी आप स्कोर नहीं करेंगे, आपने उनका फुटवर्क देखा, मैं थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा हेजिटेंट थे, ना फ्रंट फुट इतना अच्छा आ रहे थे। देखिए, होता ये है कि हमने भी क्रिकेट में देखा है, हमने भी क्रिकेट खेली है, जब आप एक आध मैच में इंसान को ड्रॉप करते हो, जब उसको सोचने का मौका मिलता है, यार मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं की, तो फिर जब वो नेक्स्ट मैच में आता है तो आप उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज देखते हो। और ये क्रिकेट में है। ज़हीर भाई ने भी जो बोला होगा, प्लेयर यकीनन वो इतने बुरे नहीं है, इसी हिसाब से ही बोला होगा। उन्होंने क्रिकेट खेली हुई, उनको पता है कि बैट्समैन के साथ क्या ऊंचाई नीचाई आती है। सिर्फ ये ऊंचाई नीचाई वाला मसला है, इसमें ये नहीं है कि अल्लाह ना करे बाबर कोई बहुत ही खराब प्लेयर है उनकी नजर में। हमारी बातें होती हैं आपस में जब साथ बैठते हैं, यकीनन उनको सभी ग्रेड हाई करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया के सारे जो मुबस्सिर हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब उनको हाई ग्रेड करते हैं। लेकिन ये एक टेक्निकल चीज है जो कि आप कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, और एज ए क्रिकेटर जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है ना,
तो उसमें भी आपको जब आप देखते हैं, आप कभी किसी का कोई रिकॉर्ड निकाल के देखें, कभी वो ड्रॉप हुआ और उसके बाद आया है, मतलब टीम में रह के, यानी कि बिल्कुल ही बाहर हो गया हो, तो वो यकीनन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और मतलब कि वो कमबैक कर सकते हैं। और वही जैसे कि विराट कोहली से तो मैं हर शो में, भाई ने तो बाद में बोला, मैं तो हर शो में कहता हूँ बाबर और विराट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अपना विराट बहुत ऊपर है अभी उनसे, उनका रिकॉर्ड देख लें, हर चीज देख लें, तो हम सबसे मसला ये होता है कि कोई एक मैच में स्कोर करता है, आप उसको बड़े से बड़े प्लेयरों से मिलवाना शुरू कर देते हो। शायम को आपने सईद अनवर से मिलाना शुरू कर दिया, हमारे एक साजिद अली आए थे, उनको आपने विवेन रिचर्ड से मिलाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता जी, वो कुछ शो करके उनका इतना नाम हुआ है, आप एक मैच में उनको इतना बड़ा, वो एक तो उन पे प्रेशर डाल देते हो, इतने बड़े आपको क्या कि उनसे मिलता है, वो परफॉर्म करता है, तो ये अलग से प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर मेरे ख्याल में हमारे ही ज्यादा लोग डालते हैं। बाकी ये है कि दूसरे आप बाहर के प्लेयरों को देख लें कि वो इतना ऐसा नहीं होता कि वो एक ही मैच में किसी को बोल देंगे जी ये उससे मिल रहा है। कभी आपने जो रूट को सुना है कि जो रूट को आपने माइकल एथर्टन से मिला दिया, या जो भी उस वक्त के बड़े प्लेयर थे कावर से मिला दिया, वो ऐसा नहीं करते। ये हमारे मुल्कों में ही होता है कि 99% ये पाकिस्तान में ही होता है कि जी हल्का सा भी स्कोर करता है जी तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है, उस पर एडिशनल प्रेशर आ जाता है और जब वो फेल पे जाता है, फेलियर पे, तो फिर उसको कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी कई लड़के इसी तरह खराब भी हुए हैं। बिल्कुल सही है। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि ज़हीर अब्बास साहब हुए, जावेद मिर्ज़ाद साहब हुए, मुश्ताक मोहम्मद साहब हुए, आसिफ इकबाल साहब हुए, ये वो पाकिस्तान के आइकॉनिक प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं। अल्लाह ताला इनकी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ज़िंदगी दें, इनका साया जो है वो इनकी फैमिलीज़ पे सलामत रखें कि इनकी बात के बाद में फिर कोई इस पर डिबेट बनती ही नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि आजकल के मॉडर्न सिनारियों में क्योंकि ज़हीर अब्बास साहब हुए, आसिफ मुश्तबा साहब हुए और दीगर हमारे एनालिस्ट हुए, इनसे डिस्कशन बनता है, इसलिए हम इनसे सवाल करते हैं। वरना हरगिज़ इन तमाम प्लेयर की जिनके मैंने नाम लिए और भी दूसरे आइकॉनिक प्लेयर हैं, उसके बाद कोई डिबेट बनती ही नहीं है। लेकिन अभी सगीर भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो हम मवासलत दे देते हैं, जो रिजेम्बलेंस दे देते हैं, जिसने कई प्लेयर के जो कैरियर से खराब किए हैं। बासित अली आए, उनको कह दिया हमें दूसरा जावेद मिर्ज़ाद मिल गया, कबीर खान आए, कह दिया गया दूसरा वसीम अकरम मिल गया, मंजूर इलाही आए, कह दिया गया हमें दूसरा इयन बोथम मिल गया, मुश्ताक आए, कह दिया गया दूसरा हमें अब्दुल कादिर मिल गया। मुझे याद है जब आप डोमेस्टिक खेल रहे थे तो आपका मवाजना भी जो कहीं से बनता नहीं था, ज़हीर अब्बास साहब के साथ करना शुरू किया, उसने आपके कैरियर को काफी डैमेज किया है। जी बिल्कुल, देखिए आसमान जमीन का फर्क है। वो प्लेयर थे, गॉड गिफ्टेड थे, हम तो उनको देख के और उसके बाद हमें क्रिकेट का शौक पैदा हुआ, तो गॉड गिफ्टेड थे, कुदरती तौर पे ही वो प्लेयर थे। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने तो उनको सीखा। हमारे जमाने में जब ज़हीर भाई नहीं खेलते तो हमें क्रिकेट का पता ही नहीं था। जब हमने उनको देखा उसके बाद हमें शौक पैदा हुआ, तो उसके बाद हम कुछ बनने की कोशिश की और हमने उन्हीं को देख के कोशिश की बनने की। तो वो एक बन के अगर आप बन जाते हैं, अमूमन जो पहला ही होता है ना, वो फर्स्ट ही होता है। रमीज राजा को देख लें, वसीम राजा को देख लें। वसीम भाई बहुत बड़े प्लेयर थे, रमीज से जो भी है उनका रिकॉर्ड चले, वो ज्यादा खेले रमीज, लेकिन वसीम भाई मुश्किल एरा में खेले वसीम राजा तो जी जो बिल्कुल मतलब काफी हद तक यही होता है कि जो नंबर 2 होता है वो नंबर 2 ही होता है, नंबर 1 ही होता है। तो उन्हीं को देख के हमने सीखा और यकीनन आप उनको एडिशनल प्रेशर डालते हैं, आप पे पड़ता है कि ज़हीर अब्बास की तरह ही खेलना है। हमारे 50-60 रन जैसे भाई थे, वो तो 50-60 नहीं, वो तो 100 ही करते थे। हम 50-60 रन पे भी हमें कंपेयर किया जाता था कि ज़हीर अब्बास की तरह 100 करे, हर मैच में ये करे। तो हर किसी को अल्लाह ताला सलाहियतें नहीं देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जो आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ये है कि बड़े से यकीनन हम कंपेयर नहीं कर सकते और आप पे एडिशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अनवर मियां की भी मिसाल ले लें, जावेद मियां से उनको मिलाया करते थे कि जी स्टाइल बिल्कुल वही है, लेकिन परफॉर्मेंस देखें वो बात नहीं आई जो भी है। तो ये फर्क पड़ता है। आप अभी से जब वो कुछ करे तो आप उसको एक आध मैच में नहीं, कम से कम 15-20 पे 15-16 मैचों में आप प्लेयर का पता चलता है। जब दूसरी टीम आपको देखती है, पहले एक आध मैच में तो आपको किसी टीम ने नहीं देखा होता। जो आप स्कोर करते हैं, जब दूसरे लोग आपको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे वीक है, कहाँ पे अच्छा है, तो उनको वहां पे ना बॉल मिलती है और जहाँ पे वो वीक होते हैं उनको ज्यादा फील्ड उधर ही किया जाता है। तो क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, तो आप प्लीज पहले प्लेयर को खेलने दें। जब वो कुछ बन जाए 15-16 मैचों में आपको स्कोर करके दे, फिर आप बेशक किसी से कंपेयर कर सकते हैं। फिर वो डिजर्व करता है कंपेयर करना किसी बड़े प्लेयर। क्योंकि सगर भाई इसीलिए कहते हैं कि पहली सीरीज जो है किसी भी प्लेयर के लिए आसान होती है। वीडियो एनालिस्ट ने, कोचेस ने देखा नहीं होता और हम अक्सर देखते हैं कि पहले 2-3 मैचों में जो प्लेयर रन करते हैं, बाद में फिर वो इतने
ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अभी आपने एडवांसमेंट की बात की, पाकिस्तान तो एंशिएंट दौर में जा रहा है। ये अभी स्कॉटलैंड से मैच हार गए विमेंस क्रिकेट का, जिसने सिर्फ 59 ही मैचेस खेले में। उसके बाद बांग्लादेश से भी मैच हार गए, उन्होंने अपनी प्लेयर को भी ड्रॉप किया था जो उनकी मेन प्लेयर थी सुल्ताना। क्या लगता है पाकिस्तान की विमेंस लीग? मोहम्मद वसीम दावे तो बहुत करते हैं, नतीजा हमेशा वही नजर आता है। देखिए जी, हमारी टीम अब सबसे 7वें नंबर की टीम हो गई है। पहले हमारी 5वें की टीम थी। लोगों ने मेहनत तो इन्होंने भी की, लेकिन इनको एक प्रॉपर वे नहीं मिलता। इनका कोचेस चेंज होते रहते हैं, हमारी मैनेजमेंट चेंज होती रहती है। वो जो देखें अभी मुनीबा को उन्होंने फिर 5वें, अभी ओपनिंग में उन्होंने स्कोर किया, आपने 6ठे नंबर पे भेज दिया। सही है, चले आपने सबको बॉलिंग दी, लेकिन देखें ना आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त कितना लो रह गया जब आप 2 मैच आसान टीमों से हार गए। स्कॉटलैंड सबसे नीचे की टीम है, बांग्लादेश तो चले आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, अब बांग्लादेश भी आपसे काफी जीतना शुरू हो गई है। आप अपनी एक प्रॉपर टीम खिलाएं, कम से कम वो मैच जीते तो आपको कॉन्फिडेंस। अच्छा सागिर भाई, ये थोड़ी गुफ्तगू में ना तशनगी रहेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पाकिस्तान का मैच भी है तो जरूर हमारे लिए टाइम निकालिएगा ताकि आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ आप मौजूद थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद एक मुख्तलिफ मुद्दे पर बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सगीर अब्बास साहब, जिनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों को जो है मुख्तलिफ लॉयर्स की जानिब से जो है वो पटिशन्स का सामना करना पड़ा। माजी में एक एडवोकेट होते थे ताहिर साहब, वो बड़ी अपील किया करते थे PCB के खिलाफ, और अभी एक और जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने PCB के खिलाफ एक पटिशन दायर कर दी है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, फैसल वहीद इनका नाम है, और हमारे GTV के नुमाइंदे खुसूसी बराए फैसलाबाद फैसल वहीद साहब से मिले। क्या बात की उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैंने ये रिट जो की है ना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम लोग देखते हैं कि यार ग्रीन शर्ट्स और ग्रीन कैप पहन के हमारे प्लेयर कौमी हीरो मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है ना इंतहाई मायूस कुन। मेरा सीधा सा है कि USA जैसी टीम से हारना हमारा बनता ही नहीं। तो इस हवाले से मैंने की है, उसमें कुछ SOPs का मैंने मुतालबा किया है, एक्सपेंस लिस्ट मांगी है कि इवेंट पे जो ये T20 जो 2024 का हुआ है अमेरिका में, उसमें कितने अखराजात लगे, टीम के साथ कौन कौन गया, क्या एक्सपेंस आए। उसके बाद एक मैंने उसमें जो मेन ग्राउंड है कि अगर इनको 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से क्रिकेट के टैलेंटेड सेलेक्ट किया जाता है ना, इनका फिर मकसद होना चाहिए क्रिकेट। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के कमर्शियल में मशरूबात बेच रहे हैं, सिमें बेच रहे हैं, वो अदर देन एक्टिविटी है, वो नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से अगर कोई ऐसी क्लॉज है इनके कॉन्ट्रैक्ट में कि जिसके तहत PCB ने इनको इजाज़त दी हुई है कि ये कमर्शियल्स भी करें और क्रिकेट की तरफ तवज्जो कम दें, तो उस हवाले से अगर कोई ऐसी क्लॉज है तो उसको अमेंड किया जाए। इनके लिए कोई SOPs हों कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, अदर देन और कोई वर्क नहीं। फैसल वहीद साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, उन्होंने एक पटिशन दायर की है, और जिस तरह मैंने पहले भी बारहा इस बात का इजहार किया है कि जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि हर खबर को जो है अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर खबर को अपने शो में शामिल करें। हमारा फ़र्ज़ था फैसल वहीद साहब की आवाज़ अपने स्क्रीन के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए एक आम आदमी की निगाहों तक, उसकी बसारत तक पहुँचाना। PCB का क्या मौक़िफ़ है? अगर PCB इस बात पर समझता है कि वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए आना चाहता है तो जो है वो GTV और जी स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म हाजिर है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।